शाम के 5 बज चुके थे। सुबह से ही साहिल और चाहत अनाथ आश्रम में थे। चाहत बार बार अपनी कलाई पर बनी घड़ी में टाइम देख रही थी। हर बीतते मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माँ पापा मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, उसने मन ही मन सोचा और आंखों में नमी आ गई। आश्रम बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। रंग बिरंगी सजावट, गुब्बारे और बीच में रखा बड़ा सा केक बता रहा था कि आज वहाँ कोई खास दिन है। उसी समय शिशिर जी साहिल के साथ वहां पहुंची। उन्हें देखते ही सारे बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। भैया, भैया जल्दी आइए, केक काटिए, शिशिर जी मुस्कुराकर बोले। अरे धीरे भागो बच्चों, गिर जाओगे। साहिल हल्का सा मुस्कुराया। रहने दीजिए बाबा, आज इन्हें खोलकर खुश होने दीजिए। बच्चे उसका हाथ पकड़कर केक के पास ले गए। साहिल ने जैसे ही चाकू उठाया, उसकी नजर दूर खड़ी चाहत पर चली गई। उन लोगों से दूर थी, वो बच्चों के बीच खुशियां देख भी नहीं पा रही थी। उसकी निगाह सिर्फ घड़ी पर थी। साहिल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर केक वही छोड़कर उसकी तरफ बढ़ गया। चाहत अपने फोन में समय देखकर धीरे से बोली, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा, कब मैं अपने घर जा सकूंगी। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रही घर जाने की तुम्हें जान? आवाज सुनते ही वो पलटी और सामने साहिल खड़ा था। और बस उसे देखते ही चाहत घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। मुझे घर जाना है, वो आंखों में आंसू लिए बोली। माँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, बहुत टाइम हो गया है। साहिल कुछ पल उसे देखता रहा और एकदम उसके करीब बढ़कर बोला, तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? आज का दिन मेरे साथ बिताओगी। अभी तो सिर्फ शाम ही हुई है। चाहत ने धीमे स्वर में कहा, मैं कभी घर देर से नहीं गई। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर साहिल कुछ पल चुप रहा। उसे उस पर प्यार आया। फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बच्चों के बीच ले आया। शिशिर जी मुस्कुराकर बोले। चलो बेटा, अब केक काटो। और फिर एक छोटा बच्चा हंसते हुए बोला, भैया पहले विश मांगो। उस बच्चे की बात पर साहिल की नजर फिर चाहत पर गई और उसे प्यार से देखकर बोला, जिस चीज की मुझे ख्वाहिश थी वो मुझे मिल चुकी है, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात पर वो चुप रही, कुछ ना बोल सकी। और फिर कुछ ही देर में केक काटते ही पूरा आश्रम तालियों और बच्चों की हंसी से गूंज उठा। साहिल ने सबसे पहले बच्चों को केक खिलाया, फिर शिशिर जी को, और फिर तभी उसके बाद उसने केक का टुकड़ा चाहत की तरफ बढ़ाया। सभी की नजरें उन दोनों पर थी। चाहत की आंखों में आंसू थे। वो उस दरिंदे के हाथ से केक नहीं खाना चाहती थी। और फिर साहिल ने मुस्कुराते हुए जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ा, जिससे उसके होठ खुल गए। और फिर उसने आराम से चाहत के मुंह में वो केक का टुकड़ा डाल दिया। और बस चाहत की आंखों से और आंसू बहने लगे और फिर मुस्कुराकर बोला, जान, मुझे केक नहीं खिलाओगी? और फिर तभी शिशिर जी उनकी तरफ आए, जो अभी तक बच्चों को चीते दे रहे थे। हाँ बेटा, साहिल को केक खिलाओ। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें प्रेम को और गहरा बनाती हैं। और फिर चाहत ने कांपते हाथ से केक का टुकड़ा उठाया और साहिल के होठों की तरफ बढ़ा दिया। उसका हाथ कांप रहा था और साहिल मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर उसने एकदम चाहत का कांपता हाथ पकड़ लिया और फिर झुककर उसके हाथ से वो केक का टुकड़ा खा लिया। वो उस केक के पीस के साथ साथ चाहत की उंगलियों को भी चूम रहा था। चाहत ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। वो रोते हुए 30 कदमों से वहां से निकलकर आश्रम के पीछे बने छोटे से बागीचे में आ गई। चारों तरफ हल्की शाम उतरने लगी थी। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा भी उसकी बेचैनी कम नहीं कर पा रही थी। उसने फिर कांपते हाथों से अपना फोन दोबारा देखा और बस स्क्रीन देखते ही उसकी सांस अटक गई। माँ की माँ की 20 मिस कॉल। उसकी आंखें भर आईं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो तुरंत कॉल करने ही वाली थी कि फोन की बैटरी लाल निशान दिखाते हुए बंद हो गई। चाहत ने मायूस होकर आंखें बंद कर ली और फिर तभी उसी समय उसे सामने से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। अनजाने में उसकी नजर उधर चली गई। आश्रम के मैदान में छोटे छोटे बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे थे और साहिल ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी और बाकी बच्चे उसे छूने से बचते हुए इधर उधर भाग रहे थे। इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था न सख्ती। वो बच्चों के साथ बिल्कुल एक बच्चे की तरह हंस रहा था। वो किसी बच्चे के गिरते ही वो तुरंत झुककर उसे उठाता, उसके कपड़ों की धूल झाड़ता और मुस्कुराकर फिर उनके साथ खेलने लगता। और बस कुछ पल के लिए चाहत हैरान रह गई। उसने धीमे से खुद से कहा, इन
बच्चों के साथ इतना अपनापन, और वही इंसान मेरे सामने इतना अलग क्यों हो जाता है। वो सही सोच रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था ये वो साहिल है ही नहीं जिसे वो जानती है। ये तो एक खूबसूरत सा इंसान है, और जिसे वो जानती है वो तो एक दरिंदा है। वो समझ नहीं पा रही थी कि साहिल का कौन सा चेहरा सच था। और फिर तभी शिशिर जी उसके पास आकर खड़े हो गए। चाहत बेटा। आवाज सुनकर चाहत ने तुरंत मुड़कर पीछे देखा और अपने सामने शिशिर जी को खड़ा हुआ पाया। वो एकदम घबरा कर बोली, जी, जी अंकल। उसने उनके सामने सर झुका लिया और फिर शिशिर जी मुस्कुराते हुए बोले, चाहत बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो अपनी नजरें ऊपर उठाकर बोली, जी अंकल बोलिए। शिशिर जी अपने चेहरे पर प्यार की भावना लाते हुए बहुत ही नर्म अंदाज में बोले, चाहत बेटा, मुझे अंकल नहीं दादाजी कहो, मुझे अच्छा लगेगा। वो शिशिर जी की कही बात पर धीरे से मुस्कुराई, जी दादाजी। चाहत के दादाजी बोलने पर शिशिर जी एकदम से खुश हो गई। ये हुई ना बात। अब बेटा, तुम मुझे ये बताओ, अब तक तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कुराहट कहाँ गायब थी? मैं तो तरस गया था तुम्हारी मुस्कुराहट की एक झलक देखने के लिए। शिशिर जी की बातों पर चाहत का मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से उतर गया। आंखों में फिर आंसू छलक आए। वो उनके सामने अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, दादाजी, अगर ये सवाल आप मुझसे ना ही पूछे तो ही ठीक है, वरना आपको तकलीफ होगी। इतना कहकर वो अपनी आंखों में आ रहे आंसू को साफ करने लगी, लेकिन शिशिर जी उसकी बात पर प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे सब पता है और मैं सब कुछ जानता हूँ। तभी शिशिर जी ने चाहत के सर को सहलाया। बेटा, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे इन आंसुओं की वजह साहिल है, जिसे तुम पसंद भी नहीं करती। शिशिर जी की बात पर चाहत को हैरत का झटका लगा। वो अपनी हैरान नजरों से उन्हें देख रही थी और फिर वो अपनी घबराई हुई आवाज में एकदम से बोली, लेकिन दादाजी, आपको ये कैसे पता? प्लीज आप ये साहिल से मत कहना। उसके लहजे में घबराहट थी और उसकी बातों पर शिशिर जी मुस्कुराते हुए साहिल की तरफ देखने लगे, जो सभी बच्चों के साथ खेलने में बिजी था। शिशिर जी नर्म से अंदाज में बोले, बेटा, मैं ये बात साहिल से क्यों कहूंगा, जबकि उसने ही तो मुझे बताया है ये सब। चाहत की घबराहट और बढ़ गई। वो भी साहिल को देखने लगी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि शिशिर जी उससे क्या कहना चाहते हैं। दादाजी, क्या क्या मतलब? आपको ये सब साहिल साहिल ने बताया? वो फिर से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, साहिल ने ही मुझे ये सब बताया कि तुम मुझसे सिर्फ नफरत करती हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेटा, तुम्हें शायद साहिल को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। बेटा, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि साहिल तुमसे कितना प्यार करता है। उसने आंखों में आंसू लिए शिशिर जी की बात का जवाब दिया, दादाजी, मुझे माफ कर देना, लेकिन साहिल को समझने में गलती आपसे हो रही है। आप जैसा समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है। वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा। आपको लगता है दादाजी साहिल मुझसे प्यार करता है? ऐसा नहीं है। साहिल जो करता है उसे प्यार नहीं जिद बोलते हैं, और मैं सिर्फ साहिल की एक जिद हूँ जिसे वो मुझे पाकर पूरी करना चाहता है। वो सिर्फ मुझे हासिल करना चाहता है। आ, आप ही बताइए दादाजी, प्यार का मतलब डराना, धमकाना या उसे तकलीफ पहुंचाना होता है क्या? साहिल ने भी सब कुछ किया है मेरे साथ। और फिर ये कहकर वो शिशिर जी के सामने रोने लगी, दादाजी, आप नहीं जानते हैं साहिल ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। जब से वो मेरी जिंदगी में आया है मेरा हर दिन डर के साथ गुजरता है। चाहत को रोता देखकर शिशिर जी भी भावुक होते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ समझता हूँ और सब जानता हूँ। मैं साहिल को भी अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें कितना डराया होगा उसने, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है। चाहत बेटा। शिशिर जी साहिल को बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर मुस्कुराते हुए और अब चाहत को साहिल की कहानी बताने लगे। बेटा, साहिल का रवैया हमेशा से ही ऐसा है, क्योंकि वो किसी मामूली आदमी का बेटा नहीं। वो आशीष मल्होत्रा का बेटा है, जो किंग ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन है। और तुमसे मिलने से पहले वो किंग ऑफ इंडस्ट्री का चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, उस पूरे एम्पायर का इकलौता मालिक, जो वो सब तुम्हारे लिए छोड़ चुका है और एक आम सा लड़का बन गया है। साहिल जब 10 साल का था तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता था, जिसे भगवान ने उससे छीन लिया। और उनके चले जाने के बाद साहिल की मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। अपनी माँ को खो देने के बाद साहिल बिल्कुल तन्हा और अकेला हो गया। कहने को तो उस आलीशान महल में साहिल को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सब कुछ तो उसके पास था। अगर उसे जरूरत थी तो समझने की, किसी के प्यार की, किसी दोस्त की। आशीष मल्होत्रा अपने बेटे से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन मुश्किल से ही हफ्ते में एक बार टाइम निकालकर उससे बात किया करते थे। तन्हाई ने उसके अंदर अपना एक घर बना लिया था। एक दिन गुस्से में साहिल घर से भागकर इस अनाथ आश्रम में आ गया और हमारे साथ रहने लगा। यहाँ आकर साहिल को नए दोस्त मिले और वो यहाँ के बच्चों के साथ बहुत घुल मिल गया। तभी से साहिल मुझे अपना बाबा मानता है और अनाथ आश्रम के सारे बच्चों से इतना प्यार करता है। साहिल के लिए यह अनाथ आश्रम ही उसका घर बन गया था और यहाँ के लोग उसका एक परिवार। लेकिन फिर एक दिन आशीष मल्होत्रा उसे अपने साथ जबरदस्ती वापस ले गए। साहिल भले ही अपने डैड के साथ वापस चला गया था, लेकिन वो हर महीने और हर हफ्ते में मुझसे मिलने आता था। जैसे जैसे साहिल बड़ा होता गया, उसका गुस्सा और वो बहुत खतरनाक होता गया, जिसे अब कोई नहीं संभाल सकता। जिस दिन तुमने साहिल की जान बचाई थी, बस उसी दिन साहिल ने सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे, क्योंकि किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी बेटा, उसके होने या ना होने से। और तुमने अनजान होकर उसकी परवाह दिखाई। तुम वो पहली लड़की हो जो उसकी जिंदगी में आई हो। बेटा, साहिल के जिस प्यार को तुम जिद बोलती हो, उसने पता है तुम्हारे खातिर क्या क्या किया है। उसने आशीष मल्होत्रा से तुम्हें लेकर बात की। उनको जब ये बताया कि वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता है, तो आशीष मल्होत्रा ने साफ इनकार कर दिया और तुम्हें अपने घर की बहू बनाने से मना कर दिया। लेकिन साहिल ने उसी वक्त तुम्हारे खातिर करोड़ों की जायदाद, अपनी सीईओ की पोजीशन और वो आलीशान महल छोड़ दिया और बस तुम्हारे पास चला आया, जबकि तुम तो उसकी हो भी नहीं। वो तुमसे टूट कर प्यार करता है, बस उसे डर है कि कहीं तुम उससे दूर ना हो जाओ, इसीलिए तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखता है। तुम्हारी खातिर वो अपने महलों का सुकून और सुख चैन छोड़कर वो अपनी जिंदगी अकेले गुजार रहा है। शिशिर जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं जानता हूँ साहिल ने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है और तुम्हें डराया है, लेकिन बेटा, एक तुम ही हो जो साहिल के खालीपन को दूर कर सकती हो। वो अंधेरे में जी रहा है और तुम उसके लिए रोशनी हो, उसकी एक आखिरी उम्मीद। बेटा, एक तुम ही हो जो साहिल को बदल सकती हो। तुम्हारे सिवा साहिल का कोई नहीं है। बेटा, अगर तुम उसे अच्छे से समझोगी और उसे समझने की कोशिश करोगी, तो तुम उसे जान पाओगी कि उसका दिल कैसा है। जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए, उस उम्र में साहिल ने अनाथों की तरह अपना बचपन गुजारा है। तुम खुद ही सोचो बेटा, जो बचपन से सब कुछ खोता आया है, वो तुम्हें खोने से कितना डरेगा। तुम उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखती हो। याद रखना, अगर उसने अब तुम्हें खो दिया तो बर्बाद हो जाएगा वो। शिशिर जी की बातों पर चाहत खामोश रह गई थी। साहिल को लेकर उसके मन में एक अलग ही एहसास जाग उठा था और आखिर में उसकी आंखें नम हो गई। उसे साहिल से हमदर्दी हो रही थी। बेटा, एक बार दिल से सोचो और फिर फैसला करो और अपने दिल से साहिल का डर निकाल दो। चाहत की नजरें अब साहिल को ही देख रही थी और उसके चेहरे पर अब एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो आज दिल से मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक शिशिर जी के फोन पर किसी का कॉल आया और वो उस कॉल को अटेंड करने के लिए चाहत के पास से चले गई, लेकिन वो वहीं खड़ी हुई कुछ देर तक साहिल को बच्चों के साथ खेलते हुए देखती रही। बच्चों के पीछे भागते हुए साहिल ने अचानक ही चाहत की तरफ देखा, जो उसे देखकर ही मुस्कुरा रही थी। और बस उसे मुस्कुराता देखकर साहिल के कदम रुक गए। उसके होठों पर एकदम तिरछी मुस्कुराहट आई और अब वो बच्चों को छोड़कर चाहत के पास आने लगा। उसे पास आते देखकर उसने जल्दी से साहिल से नजरें हटाई। वो अब उसके बिल्कुल करीब आ गया।
क्या बात है जान, मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? जरा संभाल कर, कहीं अच्छा तो नहीं लग रहा मैं तुम्हें? चाहत उसके शब्दों से घबरा गई और उसको घबराता देखकर वो उसके और करीब आकर ठंडी आवाज में बोला। दूर से स्माइल कर रही थी और अब जब मैं सामने खड़ा हूँ तो मुझसे घबरा रही हो? चाहत को फिर से साहिल से डर लगना शुरू हो गया और वो साहिल से 2 कदम दूर हो गई और हल्की घबराहट में बोली, साहिल, मुझे मुझे अपने घर जाना है। काफी ज्यादा टाइम हो गया है। माँ मेरे लिए परेशान हो रही होंगी कि मैं अब तक घर क्यों नहीं पहुंची। प्लीज साहिल। उसके चेहरे पर मासूमियत थी जो साहिल को और दीवाना कर गई। उसे चाहत पर और ज्यादा प्यार आने लगा। वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, वरना जिस तरह चाहत उससे मासूमियत से बोल रही थी, उसे देखकर साहिल को ऐसा लग रहा था कि वो अभी उसे पकड़े और उसे दीवार से लगाकर उसके होठों को चूम डाले। इतना प्यार से कहोगी तो कैसे मना कर पाऊंगा? वो जैसे रूहानी अंदाज में बोला और फिर अगले ही पल उसने चाहत का हाथ पकड़ लिया। ओके, हम चलते हैं। साहिल ने जब चाहत का हाथ पकड़ा तो आज पहली बार चाहत को साहिल से डर का एहसास न हुआ और वो चुपचाप साहिल के पीछे पीछे चलती रही। वो चाहत को लेकर शिशिर जी के पास पहुंचा। शिशिर जी अभी भी किसी से फोन पर बात कर रहे थे और फिर वो साहिल को देखकर फोन पर बात कर रहे शख्स से बोले। देखो, वो सब हो जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। कहकर उन्होंने तुरंत कॉल काट दिया और बोले। साहिल बेटा, क्या तुम जा रहे हो? वो बेहद ठंडी आवाज में बोला। जी बाबा, क्योंकि मेरी जान को अपने घर जाने की बहुत जल्दी हो रही है, तो अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा आपसे मिलने। वो अपना सर झुकाए खामोश खड़ी थी। शिशिर जी साहिल के सर पर अपना हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से बोले। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। और फिर शिशिर जी मजाक में साहिल को एक वार्निंग लुक देते हुए बोले। और हाँ, इस मासूम बच्ची को बिल्कुल भी तंग मत करना। वो एकदम तिरछा मुस्कुराया और चाहत की झुकी नजरों को देखकर बोला। बाबा, परेशान मैं इसे नहीं, बल्कि ये मुझे करती है। अगर ये मेरी बात मान ले तो मैं इसे बिल्कुल तंग करना बंद कर दूंगा, लेकिन जब तक ये मेरी बात नहीं समझती, आई स्वेयर, इसे अपनी आखिरी सांस तक परेशान करता रहूंगा और कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं इसका। और फिर वो चाहत को लेकर बाहर जाने लगा। कुछ टाइम बाद साहिल और चाहत अनाथ आश्रम के गेट के से बाहर थे। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए चाहत को देखने लगा और उसे बाइक पर बैठने का इशारा किया। बैठो जान। वो एकदम घबरा कर बोली, क्या तुम सच में मुझे अब घर वापस ले जा रहे हो? हाँ क्यों, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? वो एकदम से बोली, नहीं नहीं, वो मेरा मतलब। साहिल ने एकदम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और अपना हाथ ले जाकर पीछे उसकी कमर पर रख दिया। वो एकदम से चौंक कर घबरा गई। डर से उसकी आंखें भर आईं। अगर अब एक भी शब्द बोला तो एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा तुम्हारे इन होठों को चूमने के लिए। तुम नहीं जानती मैं खुद को कितना कंट्रोल कर रहा हूँ। चाहत की सांस रुक चुकी थी। उसने अपना सर झटके से नीचे झुका लिया, ये सोचकर कि कहीं साहिल सच में उसे किस ना कर ले। बैठो अब। उसने सख्त अंदाज में कहा था। वो जल्दी से घबराते हुए उसकी बाइक पर पीछे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। साहिल ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। मुझे स्लो बाइक चलाने की आदत नहीं है जान, इसीलिए पकड़ो मुझे। चाहत बहुत घबरा रही थी। आंखों में आंसू लिए वो ना चाहते हुए भी साहिल के करीब आई और उसने धीरे से साहिल की जैकेट को पकड़ लिया। साहिल के होठों के कोने मुड़ गए। उसने बिना देरी किए बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। रात होनी शुरू हो गई थी। पीछे बैठी चाहत साहिल से एक अलग ही खौफ आ रहा था। कुछ देर पहले आश्रम में वो बिना डरे साहिल को देख रही थी और यही सोचते हुए वो फिर से उसी सोच में डूब गई। उसे बार बार शिशिर जी की कही हुई बातें याद आ रही थी। उनकी कही हुई बातें चाहत के कानों में गूंज रही थी। बेटा, एक तुम ही हो जो साहिल को बदल सकती हो। वो हमेशा से अकेला है, तुम्हारे सिवा उसका कोई नहीं। वो अचानक ही साहिल की पीठ को देखने लगी और अब मन ही मन घबराते हुए बोली, नहीं, मैं ये सब बातें नहीं सोच सकती। मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। इस इंसान ने मेरी आंखों के सामने ही रोहन को मारा था। ये सिर्फ एक बुरा हैवान है। ये कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। वो सिर्फ खामोशी से ये सब सोचती रही। बाइक की स्पीड अभी भी तेज थी। तभी फिर से चाहत के कानों में शिशिर जी की आवाज सुनाई देने लगी। बेटा, एक तुम ही हो जो उसे बदल सकती हो, तुम्हारे सिवा
उसका कोई नहीं, वो अकेला है। अब ये आवाजें बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। वो इन आवाजों से परेशान हो गई थी और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखकर बिना कुछ सोचे समझे चलती हुई बाइक पर जोर से चिल्लाने लगी। चाहत की अचानक इतनी तेज आवाज सुनकर साहिल ने एकदम ब्रेक लगाई और बाइक रोकी और साइड में खड़े होकर और चाहत के मासूम चेहरे को हाथों में भरकर नरमी से बोला, रिलैक्स बच्चा, क्या हुआ बताओ मुझे। वो अभी भी अपने कानों को बंद किए सर झुकाए बैठी थी। चाहत ने अब आंखों में आंसू भरे सर उठाकर साहिल को देखा। उसकी सांसें तेज तेज ऊपर नीचे हो रही थी। मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें, बताओ, तुम अचानक क्यों चिल्लाई थी। साहिल को देखकर चाहत की आवाज ही नहीं निकल रही थी और फिर वो चाहत की घबराहट भरी हालत देखकर बोला, ओके, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, हिलना मत यहाँ से। ये कहकर साहिल फिर वहां से चला गया उसके लिए पानी लेने। चाहत अब भी घबरा रही थी। उसने एक लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। जैसे ही चाहत को थोड़ा बेटर फील हुआ तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने फोन को देखा जिसमें अनु का कॉल आ रहा था। उसने जल्दी से अनु की कॉल अटेंड कर ली। फोन की दूसरी तरफ अनु ने एक सुकून भरी सांस ली और बोली, थैंक गॉड चाहत, तू बिल्कुल ठीक है। तुझे पता है जब से वो हैवान तुझे कॉलेज से जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया है मैं कितनी टेंशन में हूँ। खैर ये सब बात छोड़, पहले तो मुझे ये बता तू है कहाँ पर और साहिल तुझे लेकर कहाँ गया है अपने साथ। चाहत इस वक्त हाईवे पर एक साइड में खड़ी थी और फिर वो इधर उधर देखने लगी और घबराते हुए बोली, पता नहीं अनु मैं कहाँ पर हूँ। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकले। अनु भी घबराते हुए बोली, यार मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है और अब तो रात भी हो चुकी है। श्वेता आंटी ने मेरे पास कॉल किया था। यार वो तेरे बारे में मुझसे पूछ रही थी कि क्या माँ ने कॉल किया था। हाँ यार लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने सब संभाल लिया है। उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने उन्हें बोल दिया है कि तू मेरे साथ मेरे घर पर है और हम दोनों साथ में मिलकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहत अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, थैंक यू अनु, तूने सब संभाल लिया, वरना माँ बहुत परेशान हो जाती। ये सब तो ठीक है चाहत, लेकिन तू घर कब तक पहुंचेगी। मुझे डर है अगर तू घर जल्दी नहीं पहुंची तो फिर आंटी को शक हो जाएगा। चाहत को बात करते करते इस बात का होश ही ना रहा कि वो अकेली कहाँ पर खड़ी है। उसके पीछे खड़ी कार में कोई आकर बैठा और कार स्टार्ट करके धीरे धीरे पीछे बढ़ाने लगा। लेकिन चाहत बेखबर होकर अनु से बात करने में लगी थी। वो कार चाहत से बस टकराने ही वाली थी, लेकिन तभी दूसरी साइड से अपने हाथ में पानी की बोतल लेकर आता हुआ साहिल कार को चाहत की तरफ पीछे होती देखकर एकदम डर गया और ये देखकर उसकी सांस रुक गई। चाहत, वो एकदम बुरी तरह चीख कर और अपनी पानी की बोतल वहीं फेंक कर चाहत की तरफ भागा। साहिल की ऊंची आवाज पर चाहत बुरी तरह एकदम से चौंक गई थी और साहिल को अपने पास आता देख रही थी। उससे अब भी नहीं पता था कि कार उससे टकराने वाली है और इधर साहिल की सांस रुक रही थी। वो अपनी आंखों में डर लिए बेखौफ होकर भागता हुआ चाहत के करीब आया और एक हाथ से उसकी बाजू कसकर पकड़ते हुए उसे जल्दी से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो एकदम साहिल के सीने से आ लगी और वो कार पीछे साहिल की खड़ी हुई बाइक से टकरा गई, जिससे बाइक गिर गई और बाइक का स्टीयरिंग जोर से साहिल के हाथ पर लग गया। चाहत के आगे उसे दर्द का एहसास तो ना हुआ, लेकिन उसके हाथ से खून निकलने लगा था और फिर अपने सीने से लगी चाहत को देखने लगा। इधर चाहत ने खौफ से साहिल की शर्ट कसकर पकड़ ली। आज पहली बार साहिल की आंखों में डर नजर आया था। उसने एकदम चाहत का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा और घबराते हुए बोला, जान, जान, तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना। चाहत को पहली बार आज साहिल को अपनी फिक्र करते हुए देखकर अच्छा महसूस हो रहा था और फिर उसने वो में देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और खुद को ठीक बताया। चाहत की हाँ सुनकर अब साहिल की जान में जान आ गई और साहिल ने अब जाकर सुकून की सांस ली। चाहत ने पहली बार साहिल की आंखों में आंसुओं की झलक देखी थी। उसने बड़े ही प्यार से चाहत के माथे पर अपने होठ रखकर उसे चूमा और फिर उसे अपने सीने से लगाकर और अपनी बाहों में कसकर भर लिया, जैसे अब कभी अलग नहीं करेगा। दूसरी तरफ उस कार का ड्राइवर पीछे बाइक को गिरा देखकर बहुत डर गया। उसे भी अंदाजा नहीं था पीछे कोई हो सकता है। उसने बिना सोचे भागने के बारे में सोचा। जैसे ही उस कार के ड्राइवर ने अपनी कार को फिर से स्टार्ट किया, साहिल की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। उसकी आंखें अचानक गुस्से से लाल सुर्ख हो गई। उसने एकदम झटके से चाहत को खुद से अलग किया और फिर कार के ड्राइवर के पास पहुंचा
साहिल ने आकर कार का दरवाजा खोला और उस ड्राइवर का कॉलर पकड़कर उसे गाड़ी से खींचते हुए बाहर निकाला। कार का ड्राइवर बाहर निकलते हुए बोला, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं था पीछे आपकी बाइक खड़ी। चटाक एक तेज थप्पड़ साहिल ने उसके गाल पर मारा। वो उस थप्पड़ से संभल पाता कि तभी अगले ही पल साहिल ने उसका गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। गुस्से में साहिल की नसें तनी हुई थी। कार ड्राइवर खुद को साहिल से छुड़ाने की ये बहुत छटपटा रहा था। उस कार ड्राइवर को अब सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी और अब वो अपनी दबती हुई और डरी हुई आवाज में बोला, छोड़ो मुझे, मैंने माफी मांग तो ली। साहिल के सर पर अभी खून सवार था और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन एकदम डार्क थी। वो दांतों को पीसते हुए बोला, अगर गलती से भी मेरी जान को एक खरोच भी लगती तो मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देता इस दुनिया से। कार ड्राइवर से सांस लेना मुश्किल और ज्यादा होता जा रहा था। ये देखकर दूर खड़ी चाहत अपनी आंखों में आंसू लिए और ज्यादा डरने लगी। साहिल को इतना गुस्से में देखकर चाहत की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो साहिल को रोक ले, क्योंकि वो अभी किसी तरह सन की पागल लग रहा था और चाहत को इस बात का डर था कि कहीं ये कार ड्राइवर दम घुटने से मर न जाए। चाहत बहुत हिम्मत करके साहिल के पास धीरे धीरे डरते हुए आई और फिर साहिल के पीछे खड़ी होकर अपनी कांपती हुई आवाज में रोते हुए बोली, साहिल प्लीज उन छोड़ दो, वो मर जाएंगी। साहिल ने जैसे कुछ सुनाई ना हो वो उस ड्राइवर का गला और बुरी तरह दबाने लगा। साहिल तो अब जब तक नहीं रुकने वाला था जब तक उसकी एक एक सांस न रोक दे। कार ड्राइवर अपनी बची सांसों से एक लास्ट बार अपनी दबती हुई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दीजिए। उस आदमी को मरता हुआ देखकर चाहत अब और ज्यादा रोने लगी। साहिल प्लीज छोड़ दो, उन्हें उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें माफ कर दो। साहिल चाहत की एक भी बात समझने को तैयार नहीं था। उसके सर पर बस पागलपन सवार था और बड़े ही बेदर्दी और बेरहमी से उस कार ड्राइवर की जान लेने पर तुला हुआ था। कार ड्राइवर की आंखें अब बंद होने लगी थी और वो बुरी तरह छटपटा रहा था। ये देखकर चाहत ने रोते हुए साहिल से अब ऊंची आवाज में कहा, साहिल तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इन्हें छोड़ दो और जाने दो। चाहत के इन लफ्जों पर साहिल के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए और फिर उसने तुरंत अपना हाथ उस ड्राइवर की गर्दन पर ढीला छोड़ दिया और उस ड्राइवर को छोड़कर पीछे चाहत की तरफ मुड़ गया। उसकी आंखें खतरनाक थी। पीछे कार ड्राइवर साहिल को छोड़ते ही जोर जोर से खांसते हुए अपनी गर्दन को पकड़कर नीचे बैठ गया, जैसे अब उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। वो चाहत को गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगा और अपने दांतों को पीसते हुए एक सख्त आवाज में बोला, सही कहा तुमने जान, गलती इस कार ड्राइवर की नहीं, गलती तो तुम्हारी है। चुप, बिल्कुल चुप। वो एकदम तेज आवाज में उस पर चिल्लाया और बस चाहत की रूह कांप गई। वो सुस्तियों से रोने लगी। फोन दो अपना। वो एकदम सख्त आवाज में बोला। चाहत उसके गुस्से से डरते हुए रोई जा रही थी। वो एक बार और फिर से चाहत पर चिल्ला उठा, मैंने कहा फोन दो अपना। चाहत ने पूरी तरह से कांपते हुए तुरंत जल्दी से अपना फोन साहिल के हाथ में दे दिया। साहिल ने गुस्से भरी नजरों से फोन को घूरा और फिर चिल्लाते हुए चाहत का फोन जोर से जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। फोन टूटने के साथ ही चाहत की चीख निकल गई। डर इस कदर उस पर हावी हुआ कि उसे डर के कारण चक्कर आने लगे और वो बेहोश होने लगी थी। उसको बेहोश होता देखकर साहिल ने गुस्से में उसको पकड़ लिया। उसके चेहरे के भाव इस वक्त बहुत सख्त थे। चाहत अब पूरी तरह उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। साहिल ने अब उसको अपनी गोद में उठाया और अपनी लाल आंखों से पीछे कार ड्राइवर को घूरते हुए चाहत को अपने साथ लेकर चला गया।